नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर कृपया म्यूट रखिए, सब लोग म्यूट रखिए। तनिका मैडम म्यूट रखिए प्लीज, सब लोग म्यूट रखिए। तो आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। यहाँ पर अनम्यूट करने का ऑप्शन है। आप लोग जो लोग भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक कोई भी अनम्यूट करके डिस्टर्ब मत करिए, सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो आइए आज हम लोग कुछ विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। किसी को कुछ पेशेंट के बारे में बोलना है, केस टेकिंग के बारे में कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, कोई पेशेंट है आपके पास केस टेकिंग के लिए? अभय सर? जी सर, आज तो कोई नहीं है। ठीक है। और वैद्य शशि तिवारी मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? गुड इवनिंग सर। अभी तो नहीं, अभी मैं बाद में बोलती हूँ। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। डॉक्टर महेंद्र सर, आपके वो नाती के बारे में कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। कुछ केस के बारे में किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं, नहीं तो केवल सर उसका ट्रीटमेंट मैंने चालू कर दिया, कुमार कल्याण रस भी कर दिया है और उसको रसोन बटी भी कर दी और अरविंदा सब भी चालू कर दिया है। अच्छा, तो लेने से क्या लग रहा है सर उनको? अभी वो दस्त साफ जा रहा है, भूख भी लग रही है। और कल क्या हुआ कि कल एक माँ की श्राद्ध थी, तो उस चक्कर में उसने थोड़े से पुआ वगैरह खा ली, तो उससे रात को उसकी दिक्कत हो गई थी। अच्छा, क्या दिक्कत हो गई थी सर? वो उसके वही खांसी वगैरह ज्यादा उठने लग गई, पसली सी उस तरह का जो एलर्जी होती है उस तरह की होने लग गई उसको ज्यादा। अच्छा। फिर रात को उसको फिर कुमार कल्याण रस को मैंने जो सूक्ष्म करके दिया है, इसलिए उसको वापस मैं 4 घंटे वापस वापस दे दिया, तो रात में फिर उसके रिलीफ मिल गया था। अच्छा, और अब ठीक है। मैंने उसको सूक्ष्म करके दिया है, जो 3 टाइम का चालू कर दिया है, 1.5-2 ग्राम के आसपास। अच्छा, ठीक है। तो सर चलिए अभी हम लोग कुछ बात करते हैं, कोई विषयों पे बात करते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? ये असली में ना मैं अपने मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ना मेरे पेशेंट भी चल रहे हैं। लेकिन मैं कुछ बताऊंगा, आप लोग सुनिए। अगर आप लोग को कुछ बोलना है तो आप लोग भी बोल सकते हैं। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, मैं कोई कोई विषयों पे आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। जब भी पैरों में सूजन होती है तो क्या होता है? पैरों में सूजन आना एक सामान्य समस्या है। तो ये अगर सामान्य समस्या भी है,
तो अपने दैनंदिन आयुष्य पे इसका जरूर प्रभाव पड़ता है। तो जब पैरों में सूजन आ जाती है तो इंसान हलचल नहीं कर सकता है, उसको एक जगह पे ही बैठना पड़ता है, ज्यादा चल नहीं पाता है, रोज के काम नहीं कर सकता है। ऐसे टाइम पे वो प्रार्थना करता है कि सूज जल्दी से जल्दी स्वेलिंग कम हो जाए और पैर पूर्ववत हो जाए। तो डॉक्टर के पास जाना भी उसको संभव नहीं हो जाता है, या कभी कभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या करें? घर में घरेलू उपाय क्या करें कि सूज कम हो जाए? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ उपाय बताते हैं। जब ना बहुत ज्यादा पैर में सूजन आ जाती है तो सफेद साफ कपड़ा लेना है और 4-5 बर्फ के टुकड़े लेकर जहाँ पर सूज आई है वहां पे 10 मिनट तक सेकना है। तो बर्फ लगाने से रक्त प्रवाह अच्छा हो जाता है, इससे सूज और वेदना कम हो जाती है। हाँ, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए, 10 मिनट तक ही करना चाहिए, तो वात प्रकोप हो सकता है। इसी तरह से हाथ पैर में जब सूजन आ रही है तो क्या करना चाहिए? तो गरम कपड़े को तवा पे गरम करके पोषण होने पे सेक लेना है, या हॉट वाटर बैग से सेक लेना है, तो तुरंत आराम पड़ता है। इसी तरह से अगर हाथ पैर में सूजन है, हाथ और पैर में सूजन है, तो जो आम्र हरिद्रा और चंदन है उसका लेप लगाना है। हल्दी तुरटी और तेल का लेप लगाना है। लेप गोली करके आता है, वो पीस के लगाना है। काला तिल और जो सूखा नारियल होता है उसको एकत्र कूट के तेल में थोड़ा सा फ्राई करके और उसमें हल्दी डाल के उसका लेप लगाना है, तो उससे अच्छा फायदा होता है। काला तिल, सफेद नारियल का जो पाउडर होता है वो, और हल्दी मिक्स करके तेल में पहले फ्राई करके वो लगाना है। फिर कभी कभी क्या होता है कि रक्त चंदन को पानी में मिक्स करके लगाए तो फायदा होता है, या जो सांबर शिंग होता है, शिंग भस्म, वो पानी में मिक्स करके लगाए तो फायदा होता है। और हाथ पैर के तलवे है ना, वो पीछे से आगे तक प्रेस करना है। इस तरह से करे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से अगर पैरों में सूजन आ रही है तो आमतौर पर पैरों में सूजन क्यों आती है? नॉर्मल लोगों को अधिक वजन होने की वजह से, मोटापा होने की वजह से, ज्यादा देर तक बैठे हैं या खड़े रह रहे हैं, या प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आती है, बढ़ती उम्र में सूजन आती है क्योंकि हार्ट का फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, या सही से खाना पीना नहीं खा रहे हैं तो सूजन आती है। इसी तरह से जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर किसी का सर्जरी हो गया है, किसी को डायबिटीज है तो उसको डायबिटिक फुट होता है, मतलब अंदर पैरों में सूजन आती है। हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी या लीवर का प्रॉब्लम है, तो पैरों में सूजन आ जाती है। तो कुछ घरेलू नुस्खे हैं। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के पीसी हुई मिश्री को घोलकर, जो लोग नॉन डायबिटीज वाले पेशेंट को तो मिश्री नहीं दे सकते हैं, जो लोग डायबिटीज वाले नहीं हैं उनको मिश्री डाल के, हल्दी और गर्म दूध और मिश्री डाल के पीने से सूजन कुछ दिनों में कम हो जाती है। या फिर पुराना गुड़ के साथ 10 ग्राम शुंठी को मिलाकर खाते रहने से पैर में सूजन जो है वो ठीक हो जाती है। या गोबर के उपले को जलाकर जो राख बनता है उसका चूर्ण लेना है, राख, और उसका लेप तेल के साथ मिक्स करके सूजन वाली जगह पे लगाने से सूजन ठीक हो जाता है। या पैरों की सेकाई को कम करने के लिए करें। और दूसरा है कि 2 फुट तक ठंडा और गर्म पानी लें और अलग अलग टब में पैरों को रख लें। नहीं, पहले क्या करें कि गर्म और ठंडा पानी ले लें, अलग अलग टब में रखें। पहले पैरों को कुछ समय के लिए गर्म पानी में डालना है और उसके बाद तुरंत ही ठंडे पानी में डालना है। इस प्रक्रिया को 15-20 मिनट तक करना है। तो इससे नियमित रूप से करने से सूजन कम होती है। मतलब ये गर्म और ठंडा, पहले गर्म में रखना है फिर ठंडे पानी में रखना है, ऐसे करते जाएंगे ना जल्दी जल्दी, तो ये सूजन कम करता है। इससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, वेसोडाइलेटेशन होके अच्छे से फायदा होता है। इसी तरह से शरीर में सूजन होने का मुख्य कारण है नमक का अधिक सेवन करना। तो भोजन में नमक की मात्रा को नियंत्रित रखना है, नमक कम खाने से सूजन नहीं आएगा। या फिर नीम के पत्तों को पानी में डालना है, साथ में उसमें फिटकरी डाल देना है और इस पानी से 10-15 मिनट तक पैरों की सिकाई करना है। इसी तरह से दूध को फाड़ कर उसका पानी कुछ दिनों तक पीने से यह सूजन ठीक हो जाती है। इसी तरह से सुबह के समय प्रतिदिन लहसुन चबाकर खा लिया और उसके बाद करेले का रस पी लिया तो उससे सूजन ठीक हो जाता है। इसी तरह से जिसको पैरों में सूजन आई है उसको मिर्च, मसालेदार, नमक, तला भुना पदार्थ तथा दूषित भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। सूजन को ठीक करने के लिए रोगी अपने पेट की सफाई करे, मतलब पेट साफ होना बहुत जरूरी है।
अनुलोमन, पेट मतलब मल की गंदगी नहीं रहनी चाहिए। उसी तरह से नीम के 5-6 पत्ते सुबह प्रतिदिन चबाने से या पीसकर पानी में मिलाकर लगाने से सूजन ठीक हो जाता है। इस तरह का बहुत सारा उपाय है जो घरेलू उपाय है, इससे फायदा होता है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इस टॉपिक पर या किसी और टॉपिक पे। आपके पास कोई पेशेंट आते हैं जिसका अनुभव आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी नहीं सर। हाँ, अगर मेरा ही सुनना है तो आप लोग सुनते रहिए, मैं जो जो बता रहा हूँ सब काम आने वाली चीजें हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। अभी क्या होता है ना कि घुटनों का दर्द लेके बहुत सारे पेशेंट आते हैं। 50 साल के बाद ना शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें स्नेहन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम का उत्पादन भी कम होता है शरीर में, तो धीरे धीरे शरीर की हड्डियां दुखने लगती हैं, घुटने दुखने लगते हैं, गैप बहुत ज्यादा होता है, कैल्शियम की कमी होने लगती है। उसके वजह से आधुनिक वैद्य जो ऑर्थोपेडिक सर्जन सर्जन होते हैं, हड्डी के डॉक्टर, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करो या फिर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करो। तो अनेक आर्थिक दृष्टि से तो जो लोग के पास बहुत पैसा है वो लोग तो करवा लेते हैं, तो वो लोग जो घुटने होते हैं वो बदल देते हैं। लेकिन जो निसर्ग ने, प्रकृति ने हमको घुटने दिए हैं, उसका क्या प्रयोजन है ये मालूम नहीं होता है। तो जो प्रकृति ने, निसर्ग ने दिया है, वो जो काम है शरीर में, वो कोई भी डॉक्टर या कृत्रिम विज्ञान नहीं कर सकते है। तो कृत्रिम संधियां बदल दिया, टाइटेनियम का लगा दिया, कोई और मेटल का लगा दिया, तो 2-3 साल तक तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर पेन होने लगता है। तो क्या होता है, फिर से तकलीफ बढ़ने लगती है और वो जो संधिवात है वो बढ़ने लगते हैं, दूसरे संधियों में जाने लगता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तो आयुर्वेद में जो बबूल का जो पेड़ होता है उसमें जो फल आता है उसको लेके आना है। वो अगर शहर में नहीं मिलता है तो गांव में जाएं और बबूल का फल लेके आए और उसको कूट के 1 चम्मच सुबह गर्म पानी के साथ लें, तो उससे घुटने का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है, घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। और आयुर्वेद का जो पंचकर्म है वो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। बीज के साथ अगर इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से एक अलग टॉपिक पे बात करते हैं। जब हम लोग ऋतु के हिसाब से आहार की योजना करते हैं, अभी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो प्रत्येक ऋतु में वातावरण के बदल के हिसाब से शरीर में पचन और पोषण की क्षमता कम या अधिक होती है। इसीलिए आहार में चेंज करना बहुत जरूरी होता है। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु, तो सबसे पहले आहार देखना चाहिए कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, शरीर में पानी और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स खनिज है उनका प्रमाण कम होता है, तो वो भरने के लिए खाने में लिक्विड चीजें हमें ज्यादा लेनी है। तो फ्रूट का जूसेस लेना है, नारियल का पानी लेना है, सब्जियों का सूप लेना है। ये अगर पूरे दिन में 3-4 लीटर अग्नि के हिसाब से लिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गर्मी के टाइम पे भूख और पचन क्रिया थोड़ा मंद हो जाती है, इसीलिए कभी भी पचने में जो हैवी चीजें हैं, जैसे नॉनवेज खाना, गरम मसाले डाल के नॉनवेज खा रहे हैं या गरम मसाले खा रहे हैं वो बंद करें। उड़ीद खा रहे हैं, तेल वाली चीजें खा रहे हैं, मसालेदार पदार्थ खा रहे हैं, वो न खाएं। क्या खाना है, तो अनार का रस, फलों में संतरा और मौसम्मी का रस, नींबू शरबत, कोकम का शरबत, ये लेने से शरीर की उष्णता कम हो जाती है और पानी का प्रमाण बढ़ जाता है। इस तरह से अगर हम लोग करें गर्मी में तो हमको कभी भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्रकृच्छता, डिहाइड्रेशन, ये सब नहीं होता है। चलिए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। जो मुंह में जो लार आता है उसके बारे में अगर देखें तो लार जो रहता है, सलाइवा, वह अम्ल धर्मीय होता है, वो पाचक होता है, जंतुनाशक होता है। सभी प्राणी जो है, कुत्ते, बिल्ली, शेर, गधा, हाथी, इन सबको ना अगर कहीं जख्म हो जाता है तो जीभ से चाट लेते हैं, सलाइवा लगा देते हैं, तो जल्दी से जल्दी जख्म भर जाता है। तो ऐसे ही हम लोग का जो लार होता है वो एक तरह से
जैसे कि एंटीबायोटिक होता है, जैसे हम लोग जख्म भरने के लिए बीटाडीन या फिर बहुत सारे लोशन और क्रीम का यूज करते हैं, उसी तरह से अगर किसी को जख्म हो गया है तो अगर जैसे कीड़े ने काट दिया, कोई कीड़े ने काट दिया तो अपना लार निकाल के सलाइवा लगा के वहां लगा दे और अग्निकर्म करें तो तुरंत ही फायदा होता है। तो लार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? किसी का लार कम आ रहा है ना, किसी को टेस्ट नहीं आता है, मुख शोष हो रहा है बहुत ज्यादा और या वातज अरोचक हो रहा है, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या करना है कि मुंह में लवंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, इसमें से कोई एक चीज लेना है और चबा चबा के रखना है। इससे क्या होता है कि लार बहुत सलाइवा बनता है। इसी तरह से खाने के टाइम पे हमें लार बढ़ाना है तो हमें कोई भी चीज को चबा चबा के खाना है। हमारे सर ये बोलते हैं कि आप अन्न को, जितने दांत है आपके पास, अगर आपके मुंह में 28 दांत है तो 28 बार चबाइए, 32 दांत है तो 32 बार चबा के खाना खाइए, मतलब मुंह में ही वो डिजोल्व हो जाना चाहिए, तो वो खाना सबसे अच्छा है, उससे स्वाद भी बढ़ता है। पानी जब हम पीते हैं तो प्रत्येक घोट को मुंह में भर के, घुमा के और तब पिए। इससे, इसको हम बोलते हैं चुल भरना, मतलब एक एक घूंट को लेके मुंह में घुमा के और तब अंदर डालना है। इससे लार ज्यादा अच्छा से बनता है। इससे क्या फायदा होता है? जब लार बनता है तो क्या होता है, जब सलाइवा को बोधक कफ का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, है ना, तो पाचन क्रिया अच्छा हो जाता है और जठर और यकृत, मतलब आमाशय और यकृत जो है या डिओडेम ग्रहणी, ये स्ट्रांग हो जाता है। जिसका वजन बढ़ गया है वो वजन कम हो जाता है। ज्यादा खाना नहीं लगता है बॉडी को, थोड़ा ही खा लेते हैं, तृप्ति मिल जाती है। अगर जल्दी जल्दी खाएंगे तो ओवर ईटिंग हो जाता है, लेकिन अगर चबा चबा के खा रहे हैं तो जल्दी, मतलब हमारा खाना भर जाता है, पेट भर जाता है, मन भर जाता है। शुगर कंट्रोल होता है, शरीर में बढ़ा हुआ अम्ल पित्त और उष्णता है वो कम हो जाता है। तारुण्यता जो है, यंग रहना, वो ठीक टिका रहता है। दूसरा क्या है कि कुछ लोग, ऐसा बताया जाता है कि आंखों में अपना सलाइवा लगाना है, तो उससे क्या होता है, सुबह उठने के बाद तुरंत मुंह का जो सलाइवा है वो उंगली से लेके और काजल की तरह अपने आंखों में लगाना है और फिर आंखों को खोलना है, बंद करना है, थोड़ा वेळ थोड़ा टाइम शांत सो जाना है और फिर उठने के बाद स्वच्छ पानी से धोना है। तो इससे क्या होता है कि आंखों के चारों ओर जो दाग है या पिगमेंटेशन है या डार्क जो रहता है वो सब ठीक हो जाता है। दूसरा क्या है कि आंखों की सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, आंखों का तेज अच्छा होता है, नजर अच्छा हो जाता है, जो आंखों में जो तनाव हो रहा है वो कम हो जाता है, चश्मा कम हो जाता है, चश्मा का नंबर कम हो जाता है, आंखों में जो जलन हो रही है वो ठीक हो जाता है। दूसरा क्या है कि जो लोग व्यसन करते हैं वो लोग को अपना लार नहीं लगाना है, नहीं तो गुटखा खा रहे हैं, विमल खा रहे हैं, पान पराग और या फिर पान खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और उनके मुंह में सब गंदगी भरा हुआ है और वो लार को आंख में लगाएंगे तो उनका इन्फेक्शन होगा। तो ये व्यसन करने वालों के लिए ये चीजें नहीं कर। और दूसरा क्या है कि रात को सोने के पहले दांत और मुंह अच्छे से ब्रश करके ही सोना चाहिए, ये बहुत अच्छा जरूरी होता है ये सारी चीजें। मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बता सकते हैं। दूसरा मैं और कुछ बताना चाहता हूँ, किसी किसी को क्या होता है आजकल, ठंडा पानी से नहाते हैं फिर धूप में जाते हैं तो शीत पित्त अर्टिकेरिया सबको हो रहा है ना, उससे बड़े बड़े से चकत्ते चकत्ते निकल रहे हैं। इतना गर्मी पड़ रहा है कि लोग ठंडा पानी से नहा के धूप में जाते हैं, पसीना आता है या पसीने से आते हैं, गर्मी से आते हैं और बाहर फिर फैन लगाते हैं, एसी में बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद ठंडा पानी पी लेते हैं। तो गर्म ठंडा होने से शीत पित्त हो रहा है बहुत सारे लोगों को। शीत पित्त का मतलब है कि पूरे बॉडी में खुजली आती है और लाल लाल चट्टे चट्टे रैशेस आते हैं, उसको हम पित्त उठना बोलते हैं। तो आयुर्वेद में इस पे बहुत ज्यादा डीप में विचार किया गया है और ये जो पुराना से पुराना शीत पित्त है उसको हम लोग आराम से ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें हेतु मालूम होना चाहिए। जीवन शैली अभी इतना बिगड़ गई है कि छोटे बच्चों को भी बीमारियां होती है, शीत पित्त जैसी बीमारियां छोटे बच्चों को भी हो रही है, बड़ों को तो हो ही रही है। इंसान जो है ना वो कमाता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका जितना जमा पूंजी है वो सब हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाता है। तो और वो डॉक्टर लोग क्या देते हैं, उनके साइंस के हिसाब से वो सही है लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से गलत है।
वो शीत पित्त के लिए एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग जैसे एविल देते हैं, सेट्रिजिन देते हैं। वो परमानेंट इलाज नहीं है कभी। एलर्जिक कंडीशन के लिए बहुत सारी दवाइयां दिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में हम पहले हेतु निकालते हैं, क्यों हुआ है शीत पित्त, वो निकालते हैं। तो अगर किसी ने बहुत दिनों से अम्ल पित्त हुआ है और उसने जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाइयां, ओमेप्रेजोल, रैंटेक या फिर एंटासिड, इनो, ऐसी दवाइयां ली हैं, तो उसका जो शरीर का पित्त है वह क्या होता है, बिगड़ जाता है और वह त्वचा में बीमार गमन करता है। इसका योग्य उपचार नहीं होता है जो अम्ल पित्त रहता है। और दूसरा क्या है कि जो लोग उष्ण और रुक्ष पदार्थ का बहुत दिनों तक सेवन कर रहे हैं, जैसे कि जो तूर का दाल होता है, अरहर का दाल, बाजरा, फिर मछली, नमक का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, दही का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं, मतलब फ्रेश खाना नहीं है, सुबह का खाना शाम को, शाम का खाना फ्रिज में रख के और वही 2-3 दिन खा रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं, बिना टाइम के खाना खा रहे हैं। बिना टाइम का मतलब भूख नहीं लगी है, शरीर नहीं मांग रहा है कि खाना खाना, और तब भी खाना खा रहे हैं। जिनका पेट साफ नहीं होता है, गर्म हवा में जाकर और ठंडे में एसी में चले जाते हैं, या धूप से आए पसीने पसीने और फ्रिज का पानी निकाल के पी लेते हैं। ये सब कारण होता है पित्त को दूषित करने का। ऐसे अल्प प्रतिकार शक्ति वाले जो लोग रहते हैं, इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, वो लोग बीमार होते हैं, या पेट में कीड़े होते हैं, वह भी एक कारण होता है शीत पित्त का, क्योंकि उनका पित्त पूरा बिगड़ा हुआ रहता है। जो लोग अति मद्यपान करते हैं और जो लोग धूम्रपान करते हैं, एक एक्टिव स्मोकर रहते हैं, एक पैसिव स्मोकर रहते हैं। एक्टिव स्मोकर जो रहते हैं वो सच में सिगरेट सिगरेट बीड़ी ये सब पीते हैं, सिगार हुक्का पीते हैं। और एक पैसिव होते हैं जो साइड में रहते हैं उनके, जैसे मेरा दोस्त अगर सिगरेट पी रहा है, मैं उसके साथ बैठा हूँ, मैं खुद बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, लेकिन उसका धुआं है मेरे बॉडी में जा रहा है, तो वो शरीर को नुकसान करता है। या जो लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, मद्यपान करते हैं, उनको पित्त बिगड़ा हुआ रहता है। उस शीत पित्त में क्या होता है कि खुजली बहुत ज्यादा आती है। उसके बाद में ऐसे चट्टे चट्टे आते हैं, जिसको हम लोग मराठी में गांधी उठना बोलते हैं, या फिर हम लोग चट्टे उठना, चकत्ते उठना, या रैशेस ऐसे बोलते हैं। तो कभी कभी लाल लाल रंग के चकत्ते चकत्ते आ जाते हैं। उसके साथ में अम्ल पित्त भी बढ़ जाता है, पेट फूल जाता है, किसी का सर दर्द होता है शीत पित्त के साथ, किसी का बॉडी पेन होता है, आंखें लाल हो जाती है, भूख नहीं लगता है, ऐसे लक्षण होते हैं। तो एलोपैथी के डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ये एलर्जिक कंडीशन है, लेकिन ये एलर्जी नहीं है। एलर्जी जैसे कोई भी लक्षण नहीं होता है, तो डॉक्टर लोग जो एलर्जी का टेस्ट करते हैं, तो उसके साथ वो लोग वर्ज्य पदार्थ बंद कर देते हैं। वो चीजें बंद करने के बाद भी, जैसे वो लोग बोलते हैं कि आपको पोलन ग्रेन लग गया, धूल मिट्टी लग गया, आप ऐसे करो, वो वैसे करो, सारे एंटी एलर्जी के सारी चीजें एलर्जेंस को बंद करा देते हैं, तब भी फायदा नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए? तो आयुर्वेद में शीत पित्त है तो हमें स्नेहन शोधन करके विरेचन देना चाहिए, वमन देना चाहिए, और ज्यादातर वमन करा के फिर विरेचन कराना चाहिए। पहले विरेचन नहीं बोला है अपने ग्रंथों में, केवल शरद ऋतु में विरेचन बोला है, लेकिन आयुर्वेद में पहले वमन फिर विरेचन। जिन्होंने वमन करके विरेचन नहीं किया, ये क्रम नहीं फॉलो किया और डायरेक्ट बड़ा वाला विरेचन कराया, तो उनको अग्निबांध हो जाता है। विरेचन करके वमन कराना गलत है। हमेशा जो नियम है वो वमन करा के फिर विरेचन कराना, खासकर स्किन डिसऑर्डर्स पे, जो त्वचा की बीमारी है, पहले वमन फिर विरेचन। और उसके बाद शमन दवाइयों में यष्टि मधु, फिर रासना, रक्त चंदन, निर्गुंडी, पिपली, इसका काढ़ा देना है। शीत पित्त में अगर ठंडी का सीजन है तो वर्धमान पिपली रसायन दे, रसायन और लहसुन का चूर्ण दे, रसायन चूर्ण और लहसुन, मरीच पाउडर, तुलसी का रस, घी, या फिर वृहद हरिद्राखंड। यहाँ पे साम पित्त बढ़ा हुआ है, इसलिए सुचेकर रस, प्रवाल पंचामृत इत्यादि दें, और वो भी अच्छे डॉक्टर की सलाह से लें। अगर डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया है कि इसमें अम्ल पित्त है, तो अम्ल पित्त के हिसाब से इसका चिकित्सा करें, तो शीत पित्त पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से उदर्द प्रशमन गण बताए, चरक संहिता में सूत्र स्थान 4 अध्याय में उदर्द प्रशमन गण बताए, उसका सेवन करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से शीत पित्त प्रभंजन रस बहुत अच्छा काम करता है। पंचतिक्त घृत गोकुल, महातिक्त घृत, अवस्था, व्याधि, देश, काल, प्रकृति, ये सब देख के हमें मेडिसिन डिसाइड करना पड़ता है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति जो है वो बहुत
दिनों से जो एलोपैथी की दवाइयां अगर कोई खा रहे हैं, जैसे एंटीबायोटिक खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। शरीर में पित्त दूषित होता है और शीत पित्त हो जाता है। जो जमा हुआ पित्त है वही जाके विकृत हो रहा है, और हर एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट में पित्त होता है ना। पेन किलर, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेने से पित्त होता है, तो वो बंद कराना चाहिए। तुरंत बंद नहीं करना है कोई भी चीज को, एक एक क्रम से पाद पाद करके, मतलब एक एक भाग करके बंद करना है। पत्थे को हमें एक भाग देना है, 3 भाग पत्थे, मतलब कोई भी मेडिसिन चले, धीरे धीरे करके बंद करना है क्रम से। उसके बाद जो शरीर में पित्त जमा है तो वह वमन द्वारा बाहर निकालना है, फिर विरेचन द्वारा बाहर निकालना है। उसके बाद में कृमिघ्न और पित्त शामक औषधियां देना है। तो कभी कभी शीत पित्त को पूरा ठीक करने में 1 से 1.5 साल लग जाता है। रक्त मोक्षण भी उपयोगी रहता है। महिलाओं में त्वचा में अगर बहुत ज्यादा चकत्ते उठ रहे हैं, शीत पित्त हो रहा है, तो उसमें हमें पहले ये तो देखना चाहिए हेतु क्या है। मतलब माताएं बहनें बहुत मेहनत करती हैं, किचन में बहुत काम कर रही है ना, पसीना पसीना हो गई और डायरेक्ट आके फ्रिज का पानी पी लिए या एसी में बैठ जा रही है, तो गरम ठंडा, ये खाने में आइसक्रीम खाया, फिर कॉफी पी लिया, कॉफी पीने के बाद फिर ठंडा पानी पी लिया, तो ये जो शीत और उष्ण ऐसे हो रहे हैं, इससे शीत पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि कुछ कुछ सीजन में शीत पित्त ज्यादा होता है, उदर्द होता है, जैसे कि शरद ऋतु में शीत पित्त बढ़ता है, ठंडियों में बढ़ जाता है। उस टाइम पे लोग गर्म पानी से नहा के बाहर हवा में आ जाते हैं, उसमें शीत पित्त बढ़ता है। तो ऐसे में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे गर्म ठंडा हो रहा है। या जो लोग बहुत ज्यादा तीखा मिर्ची मसाला खाते हैं, जो लोग महाराष्ट्र में लोग क्या करते हैं कि लहसुन लेते हैं बहुत ज्यादा, लहसुन और लाल मिर्ची, तीखा वाला लाल मिर्ची, उसको कूट के ठेचा बनाते हैं, और बाजरी का जो रोटला होता है ना, बाजरी का भाकरी, उसके साथ खाते हैं। बहुत तीखा होता है। महाराष्ट्रियन लोग बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, शूरवीर होते हैं, लेकिन खाने पीने में बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं। वो भी कारण है कि बहुत ज्यादा क्रोध आता है। गुजरात के लोग बहुत मीठा खाते हैं, इसलिए बहुत स्वीट होते हैं। वो लोग बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं। जैसा खान वैसा प्रकृति होता है। और जो लोग जागरण कर रहे हैं उनको भी शीत पित्त मैं ये नहीं बोल रहा महाराष्ट्रियन लोग को सबको शीत पित्त हो रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिसको असाथ में उनको शीत पित्त होता है। हर गुजराती को डायबिटीज होगा ऐसा नहीं है। जिसको वो चीज मीठा चीज पसंद नहीं, शरीर में साथ में नहीं है, उनको डायबिटीज। तभी अति सर्वत्र वर्जित ये बोला गया है हमारे ग्रंथों में। इसी तरह से चाय जो लोग बार बार पीते हैं, बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, उनको शीत पित्त होने का चांसेस रहता है। जो लोग खट्टा दही और तक्र पीते हैं बार बार, उनको पित्त का प्रकोप होता है। जिनको लाल रंग का ऐसे मंडल मंडल ऐसे चकत्ते चकत्ते हो जाते हैं, वो शीत पित्त जैसा होता है। तो इसमें क्या करना है, कोकम जो रहते हैं, 3-4 कोकम को पानी में डाल के, और वो पानी पूरे बॉडी में लगाना है, इससे शीत पित्त ठीक हो जाता है। खाने का जो सोडा होता है या बेकिंग सोडा पानी में मिक्स करके लगाने से फायदा होता है। हल्दी से बनाया हुआ हरिद्रा खंड बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा है तो आंवला का पाउडर, यष्टि मधु, उड़ूची, मुस्ता, इसको एक भाग समभाग लेके एकत्रित करके आधा चम्मच पानी के साथ मिक्स करके लेना है, इंटरनली लेना है ना। उसी तरह से जो आंवले का मुरब्बा है वो खाना है, इससे खुजली कम हो जाता है। इसी तरह से जो कोकम होता है, आमसुल, उस आमसुल या कोकम का सार लेना है, उसकी चटनी खाना है। कोकम शरबत पीना है, आंवले का शरबत पीना है, इससे फायदा होता है। सुचेकर रस, कामदुधा बटी, कामदुधा मोक्ति, कामदुधा बहुत अच्छा काम करता है। और अगर बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो अदरक का रस निकालना है, अजवाइन लेना है और गुड़ लेके, और वह पीने के लिए देना है। अदरक का रस, अजवाइन और गुड़ खाने के लिए देना है, उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ये शीत पित्त पे मैंने बता दिया। आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं प्लीज। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। शशि तिवारी मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं? शशि मैम कुछ काम कर रही हैं। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं जो बता रहा हूँ ये आप लोग को काम आ रहा है क्या? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। यस सर, बहुत अच्छा बता रहे हैं सर। जी सर। सलाइवा वाला तो सर मैंने यूज किया है, बहुत सारे पेशेंट्स में भी यूज किया है, खुद को भी मैं डेली यूज करती हूँ।
और मैं सारे लोग को बताती भी हूँ कि आंखों में सलाइवा लगाइए सर। जी सर। क्या उससे क्या फायदा होता है, थोड़ा बताइए सबको। सर सलाइवा लगाने का एक तो सबसे बड़ा बढ़िया रिजल्ट ये आता है कि जो ड्राइनेस ऑफ आइज की प्रॉब्लम होती है आज की डेट में, क्योंकि मेजॉरिटी लोग एसी यूज करते हैं या गाड़ी जब चलाते हैं, जैसे मैं तो ड्राइविंग भी करती हूँ, तो ड्राइव करते वक्त क्या होता है कि गाड़ी का एसी डायरेक्ट आपकी आंख पर पड़ता है, तो उसकी वजह से बहुत ड्राइनेस आता है। तो अगर आप लगाते हो सलाइवा डेली, तो जो मार्केट में लुब्रिकेंट आते हैं एलोपैथी वाले, उन सब किसी आई लुब्रिकेंट की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, बस इसको यह डेली लगाना पड़ता है। तो मिनिमम भी लुब्रिकेंट 500 रुपए के तो आते ही आते हैं। तो एक तो ये चीज बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात है सर, मैंने जैसे लोगों को एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना तुरंत, जैसे खास करके कई बार होता है कुछ लोग को डस्टिंग वस्टिंग किया तो एलर्जी से एक्ने वगैरह हो जाते हैं, या ऐसे ही सिंपल सिंपल से, तो उन सब सारे केसेस में मैंने यूज किया है और करवाया भी है। तो तुरंत मतलब विद इन 2 to 3 डेज सब साइड हो जाता है और कोई स्कार मार्क्स नहीं होता है। उसके अलावा सर, मैंने एक बार, एक लोग थे मेरे पास आए, तो उनको था कि भाई आप आयुर्वेद वाले हैं तो कोई दवा नहीं चाहिए, आप कुछ ऐसा बताओ कि मेरी आंख ठीक हो जाए। तो उनका स्क्लेरा सर पूरा रेड हो गया था, कोई माली गोली थे तो कुछ चला गया होगा या कहीं चोट चपेट हल्की सी लग गई थी। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने उनको बोला कि आप सलाइवा लगाइएगा। 2-3 दिन बाद वो मेरे पास आया, उनका पूरा स्क्लेरा अच्छी तरीके से हील हो चुका था। तो जब भी मतलब आप सलाइवा अप्लाई करते हो तो उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। और जो राजू दीक्षित जी हैं, वो तो कहते हैं गैंग्रीन वगैरह का केस होता है तो उसमें एटलीस्ट 1 ईयर तक अपना सलाइवा अप्लाई करना होता है। और वो लिकोडर्मा के केस में भी बोलते हैं, हालांकि मुझे सर लिकोडर्मा के केस में कोई रिजल्ट नहीं मिला है, बट ड्राई आईज में मिला हुआ है। और इसमें जैसे कंजक्टिवाइटिस टाइप की प्रॉब्लम हो, ईचिंग हो रही है आपको, और जैसे हल्की फुल्की चोट चपेट हो तो उसमें मिला है। और हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही बताई कि जैसे जो लोग नशा पानी करते हैं या जिनको इनडाइजेशन बहुत ज्यादा रहता है, तो वो अगर अपना सलाइवा अप्लाई करते हैं, अगर हेल्दी सलाइवा नहीं है तो फिर वो रिजल्ट नहीं आते सर। जी सर। थैंक यू सर। जी। अब हम बात करेंगे कि किसी का पेट में बहुत ज्यादा फैट्स हो गया है, चर्बी हो गया है, टोन निकल गया है, तो वो क्यों होता है। उसका कारण होता है कि गले में जो थायराइड ग्लैंड है उसका काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है ना। उसके जो T3 T4 TSH वो चेक करना होता है कि उसके वजह से क्या मोटापा आ रहा है, या फिर ज्यादा खाना खाना, या गलत खाना खाना, टाइम पे ना खाना खाना, है ना। और बहुत ज्यादा टीवी देख के या कोई भी काम में बिजी होके खाते रहना, खाते रहना। मूवी देख रहे हैं तो बहुत सारा बड़ा पाव खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, वेपर्स खा रहे हैं, कंटिन्यू खा ही रहे हैं। मूवी देख रहे हैं टेलीविजन पे, या कोई नेता का, मोदी जी का वो भाषण सुन रहे हैं, मोदी जी का पॉलिटिक्स देख रहे हैं, वो देख रहे हैं और खाते जा रहे हैं। एक मेरे पास अग्रवाल पेशेंट आए थे, वो 300 किलो के थे। तो मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, क्यों वजन बढ़ गया। बोले मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मैं तो थोड़ा ही खाता हूँ। तो मैंने कहा कब खाते हैं, कैसे खाते हैं। तो सुबह बोले कि मैं सुबह कुछ नहीं खाता हूँ, मैं केवल सुबह सैलेड खा के जाता हूँ, दही खा के जाता हूँ। शाम को आने के बाद, काम से आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि टीवी देखता हूँ, और जो मुझे मिल जाता है मैं खाते रहता हूँ। तो मैंने उनकी वाइफ से पूछा कि क्या खाते हैं। तो बोले पकोड़े खा जाते हैं 2 प्लेट, फिर उसके बाद में हलवा खा जाते हैं, उपमा खा जाते हैं, फिर सैंडविच खा जाते हैं। मतलब खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। उनको लगता है कि वो कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन उनका मुंह चलते रहता है। तो ऐसे 300 किलो के हो गए थे। तो ये कारण होता है कि वेट बढ़ जाता है। उसी तरह से एक्सरसाइज ना होना, फिजिकल हालचाल कम होना, या जो मेडिकल की गोलियां ज्यादा खाना, खाने के बाद बहुत ज्यादा पानी पीना, पेट साफ ना होना, इससे पेट निकल जाता है, पाचन शक्ति कमजोर होना, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना, क्योंकि खाने के बाद मधुर अवस्था पाक में सबको नींद आती है, मीठा नींद आती है, जिसको हम अन्न का नशा बोलते हैं। उसका इतना नींद आती है ना खाने के बाद, तो वो गलत है, तुरंत सोना नहीं चाहिए। रात को भी खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करके आए और उसके बाद सोए। और दिन में भी पाम ठीक बोला है, लेकिन सोना नहीं है। तो जो लोग सो जाते हैं, आज से सुकम स्वप्न सुकम, बहुत ज्यादा सोते हैं, अति मात्रा में सोते हैं, उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसमें सबसे पहले तो ये करना है कि अगर नॉनवेज खा रहे हैं या मैदा का चीज खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, बिस्किट, इडली, डोसा, ये सब फर्मेंटेड चीजें खा रहे हैं, बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, तो वह सब पूरी तरह से बंद कर देना है। उसी तरह से एक ही टाइम पे भरपेट नहीं खाना है। फुल पेट सुबह खा लिया और शाम तक कुछ नहीं खाए, और शाम को खा लिया भरपेट, ये गलत है। और दूसरा क्या है कि खाने के बाद हमें इजीली चलते हुए आना चाहिए,
ऐसा नहीं कि ओवर ईटिंग कर लिया, पूरा गले तक दबा के खा लिया तो चल ही नहीं पा रहे, आलस आ रहा है, ये गलत है खाने पीने का। उसी तरह से अगर खाना मतलब जो लंबी लंबी चीजें होती है, जैसे कि ये होता है, लौकी होता है, परवल होता है, ये सब हमें खाना है। चिड़चिड़ा होता है, जो लंबाई में ज्यादा होते हैं, उनसे फिर क्या होता है, वजन नहीं बढ़ता है। और जो आकार में गोल सब्जियां होती है, जैसे कि आलू, आलू गोल होता है, बैगन गोल होता है, फिर जो लाल कद्दू होता है, या ये येलो पंपकिन होता है, कोहड़ा, जो गोल चीजें हैं सब्जियां, वो खाने से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है, शरीर भी गोल गोल हो जाता है। जो लोग लंबी लंबी चीजें होती हैं वो खाने से कभी भी वजन, भिंडी खाएं उससे वजन नहीं बढ़ता है। जो लंबाई लंबी रहती है, जो गोल गोल सब्जी खाएंगे उससे वजन बढ़ता है। इस तरह से पेट में प्रेशर है, ऐसे योगासन बताएं, जैसे धनुरासन, भुजंगासन, चक्रासन, नौकासन, ये करना चाहिए। प्राणायाम रोज आधा घंटा करना चाहिए, इसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये बहुत बार करना चाहिए, 7 बार तो करना ही चाहिए। जॉगिंग करना चाहिए। और हमें जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वो करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के साथ चलते फिरते भी रहें। सूर्य नमस्कार 10 से 12 बार करना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। रात का अगर खाना जरूरी है तभी खाना है, और जल्दी खाने का कोशिश करें, सूर्यास्त के पहले, 7 के पहले खा लेना है। उसी तरह से सुबह नींबू और पानी और थोड़ा सा मधु ये ले तो इससे वजन कम होता है। इसी तरह से कम गर्म पानी अगर पिए तो वजन कम होता है। इसी तरह से खाने के 1 घंटा पहले पानी पी लेना है, थोड़ा पानी खाने के बाद पीना है, और 1 घंटे के बाद फिर पानी पीना है। मतलब खाते टाइम और खाने के बाद बहुत ज्यादा पानी पीने से कफ बनता है, इससे वेट बढ़ता है। इसी तरह से खाने के बाद तुरंत ही अगर कोई भर पेट पानी पीता है तो वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। और दिन भर पानी पी के रहें, हफ्ते में 1 बार पूरा दिन कुछ ना खाएं, केवल पानी पी के रहें, तो इससे वेट कम होता है। हफ्ते में 1 बार करना है। और एक ही टाइम खाना खाएं तो ज्यादा फायदा होता है। और एक ही टाइम सारे उपाय ना करें कि एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, हर दुनिया की हर चीजें कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे इसे करना चाहिए, वजन कम धीरे धीरे होना चाहिए। जी, कृपया म्यूट रखिए, रखिए, कृपया म्यूट रखिए। हरिहर सर म्यूट रखिए, ठीक है। आप लोग को और सुनना है तो मैं बता सकता हूँ, अगर आप लोग को नहीं बताना है तो फिर अगर बंद करना है तो मैं बंद भी कर सकता हूँ। आप लोग सुनना चाहते हैं और चीजें? हरिहर सर और सुनना है कि बंद कर दो सेशन? जी सर, और कुछ है तो सुनाओ, कोई बात। हाँ बोलिए, कोई मैडम बोल रही थी। हाँ प्रणाम सर, और सुनना है। अच्छा ठीक है, मैं और बताता हूँ बहुत सारी चीजें। 1 मिनट रुकिए, बस मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। मैं आपको ना बहुत सारी चीजें बताने के लिए आया हूँ, मैंने नोट्स निकाले हैं बहुत सारा। 1 मिनट बस रुकिए। जी सर। सर ये आंखों में सलाइवा का एक्सपीरियंस मैं अभी 7 दिन से मैं भी लगा रही हूँ, तो बहुत इचिंग हो रही थी, वो सब ठीक हो गई है। जी, उससे फायदा होता है क्या? और वही चेक करने के लिए शुरू किया था सर, तो अभी इचिंग तो बंद हो गई है, नहीं हो रही है। अब देखती हूँ विजन में भी कोई फर्क आता है। जी, दूसरा क्या है कि हम लोग काढ़ा जो पीते हैं, पहले के जो चरक संहिता वगैरह में काढ़ा पीने के लिए बताया, तो काढ़े की मात्रा अधिक होती है। आप लोगों ने देखा होगा, आजकल के पेशेंट हैं, अगर हम कोई काढ़ा वाढ़ा बना के देते हैं तो पीते नहीं है। काढ़े का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, काढ़ा बनाना भी इजी नहीं होता है। आजकल के इतना फास्ट लाइफ है कि काढ़ा बनाओ, उसका स्मेल पूरे घर में बढ़ता है। कोई ये चूरन चटनी और काढ़ा ये पीना नहीं चाहते, है ना। फिर उसके बाद काढ़ा बना भी लिया तो वो बहुत देर तक ठीक नहीं रह पाता है, कुछ घंटे के बाद उसमें गंध रस वर्ण इसमें परिवर्तन होने लगते हैं। काढ़ा जो है ये वीर्यवान है, शीघ्र फलदायी है, लेकिन इसमें डोज ज्यादा होता है, टिकाऊपना ना होना,
और इसमें ट्रांसपेरेबिलिटी, मतलब वो कितना देर तक टिके रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए चरक संहिता में ये बताया है कि दोषों को निरस्त करने के लिए काढ़े के लाभ तो बताए हैं, उसी तरह से टैबलेट फॉर्म आज के जमाने के हिसाब से, जो लाइफस्टाइल के हिसाब से जो बताए हैं टैबलेट फॉर्म में, वो दिया तो ज्यादा अच्छा रहता है। जो हमारे महाकषाय है ना, वो भी टैबलेट फॉर्म में अगर दें, जैसे कि बृहणीय गण का जो दवाई है उसका टैबलेट, जीवनीय गण का टैबलेट, बल्य गण का टैबलेट, उदर्थ प्रशमन गण का टैबलेट, वर्ण गण का टैबलेट, ये टैबलेट ज्यादा अच्छा रहता है। महाकषाय इस्तेमाल करने के पहले चरकाचार्य जी ने रस वीर्य विपाक आदि द्रव्य गुण शास्त्रानुसार रोगी की चिकित्सा, मन संबंधी चिकित्सा, पंचकर्म, बाह्य लेप वगैरह का वर्णन सूत्र स्थान में महाकषाय अध्याय के पहले बता दिया। इसके बाद में वो यवागु वगैरह का प्रयोग बताते हैं, क्योंकि औषधि और अन्न इनको जोड़ने वाली कौन होती है, तो यवागु होता है। मतलब हम लोग अन्न का पानी में उबाल रहे हैं, उसके साथ मेडिसिन डाल के यवागु बना रहे हैं, औषधि और अन्न को वो जोड़ देते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद में वमन विरेचन वाला बताया उन्होंने, है ना, जो अपामार तंडुली अध्याय बताया। उसके बाद में महाकषाय की योजना की, यवागु का प्रयोग करने से अग्निवर्धन होता है, ये चिकित्सा का मूल है, इसलिए यवागु कल्पना पहले बताइए। आप लोग देखिएगा बहुत सारे यवागु सूत्र स्थान में बताए पहले के अध्याय में। ये अति शुद्धानाशक यवागु भी बताया है, ये चिकित्सा एकदम अच्छे से परफेक्टली बताई चरकाचार्य। क्वाथ यह औषधि कल्पना प्रयोग करते समय, इसका अगर हम देखें तो रस, रक्त, शुक्र, अब्द धातु, कफ दोष का गीलापन, प्लेद, ओज, इन पर बहुत शीघ्र काम होता है, ये बताया है। एक नाम महाराष्ट्र में योगीराज वैद्य अण्णा साहेब पटवर्धन जी थे, वो बोलते थे कि कोई भी पेशेंट उनके पास आए ना, तो पहले परहेज बोलते थे। परहेज में वो बोलते थे कि केवल दूध पी के रहो, या जो धान का जो खील होता है, जिसको मराठी में लाही बोलते हैं, जो हम दिवाली में लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं, उसका जो पाउडर है पीस के, धान की लाही और पानी, या धान की लाही या खील जो बोलते हैं, खील और दूध, इसको सेवन करना है 750 ml से 1 लीटर तक। काढ़ा प्रतिदिन देते हैं थे वो जो अण्णा साहेब पटवर्धन जी वैद्य थे। तो दूध पे रखना है या ये खील का जो शीर पाक है, इसको देख के रखते थे, तो पेशेंट जल्दी रिकवर होते थे। उसी तरह से और बता रहे हैं कि 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में रक्त है, तो अगर इस परहेज का पालन किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और वो पटवर्धन जी वैद्य थे, वो बोलते थे कि बहुत ज्यादा मात्रा में काढ़ा देना चाहिए, तो उसका गति बहुत जल्दी होता है। मतलब दिन में 1 लीटर 2 लीटर तक काढ़ा देते थे, पानी के बदले में काढ़ा ही पीना है, सिप बाई सिप, उससे जल्दी फायदा होता था। आज के जमाने में वैद्य लोग इतना 1 लीटर 2 लीटर काढ़ा नहीं देते, लेकिन वो देने से जल्दी फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि ये काढ़ा अगर दिन भर में बार बार लें तो प्राण वायु पे बहुत अच्छा काम करता है, प्राणायतन पे अच्छा काम करता है, मर्म पे अच्छा काम। उसी तरह से उलट पलट कर अलग अलग काढ़ों का प्रयोग करके पूर्ण संप्राप्ति भंग होना जल्दी हो जाता है, तो चिकित्सा सफल हो जाती है। इसलिए काढ़े का प्रयोग आप लोग प्रैक्टिस में करके देखिए, जैसे कि दशमूल काढ़ा, फिर रासना हिरण्य मूलादि काढ़ा, पेन अगर है तो, पित्त बहुत ज्यादा बड़ा है तो शतावरी का, चंदन का काढ़ा, मुस्ता का काढ़ा, वो देने से और ज्यादा मात्रा में दे, अग्नि के हिसाब से देखते हुए पानी के बदले में काढ़ा ही पीना है ना। या आप लोगों ने देखा होगा केरल के जो वैद्य हैं या केरल के जो लोग हैं ना, वो पानी कम पीते हैं, षडंग पानी ज्यादा पीते हैं। होटल में भी जाके देखेंगे तो षडंग पानी जो लोग पीते हैं, मुस्ता परपट कोशीरा चंद्रोदित्य नागरे श्रुतिशतम जलम प्याद ज्वर ज्वर पिपासा ज्वर शांति, ऐसे बताए। तो ज्वर और पिपासा ये तो ठीक ही होता है, लेकिन जो लोग षडंग पानी पीते हैं उनको कोई भी बीमारी नहीं होती। जब मैं 6th क्लास में था, तो 6th क्लास में मैं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन लोहगांव पुणे में पढ़ता था। तो मेरे क्लास में एक बच्चा था, वो केरल का था, तो वो बॉटल में 2 लीटर कुछ पानी लेके आता था। तो हमारी जो क्लास टीचर मैडम थी, वो बोली कि तुम ये क्या पानी पीते हो, नॉर्मल पानी नहीं पीते हो। और वो बच्चा इतना ओजस्वी तेजस्वी था, और वो फर्स्ट आता था हमारे क्लास में, और मैं दूसरे स्कूल से गया था। तो मैडम हमेशा पूछती थी तुम ये क्या पीते हो, तो उसने बताया नहीं कि वो क्या है।
तब भी उससे पूछा गया कि नाम बताओ क्या क्या मेडिसिन है, उसने कहा कि चंदन है। मुझे कुछ कुछ चीज याद है क्योंकि बचपन की बातें याद रहती है। तो उसने मुझे भी पीने को दिया था थोड़ा, तो वो षडंग पानी ही था। जब मैंने बीएमएस में एडमिशन लिया सेकंड ईयर में गया, तब मुझे याद आया। और एक बार मैं त्रिवेंद्रम गया था, वहां पर भी होटल में लोगों ने वही पानी पीने को दिया, तब मुझे याद आया कि अच्छा ये लोग षडंग पानी पीते हैं। मतलब केरल के लोगों ने अपने दिनचर्या में षडंग पानी रखा है। वो एक तरह का एंटीबायोटिक है, इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। तो लोग, केरल के लोगों को कभी भी कोरोना नहीं हुआ, स्वाइन फ्लू नहीं हुआ। कभी सुना है क्या कि केरल में स्वाइन फ्लू है, कोरोना हुआ है, या रुबेला हुआ है, या कोई ऐसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है? नहीं होता है। तो हमें भी अपने सारे पेशेंट को, जब भी ये होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है या पैथोलॉजी ऐसी होती है, वायरल इन्फेक्शन ऋतु संधि काल में होता है, सड़ंग पानी पीने के लिए बोलना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से ज्यादा औषधियों का आलस होने से रोगी और वैद्य दोनों के लिए ये काढ़ा अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद में मात्रावत आहार देना है, मात्रावत अन्न देना है, ऋतुचर्या, लंघन और संतर्पण जहाँ पे जो जरूरत है वो देना है। इससे चिकित्सा की धार अच्छी होती है। और पूरा चरक संहिता में इसी तरह से बताया है कि मेडिसिन जो है वो हमें पथ्य पथ्य के हिसाब से देना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और चरक के महाकषाय जो हैं वो हर बीमारी पे बहुत अच्छा काम करते हैं, उसका हमें महत्व समझ आना चाहिए। जैसे उसमें बोला है श्रम हर गण, अंग प्रशमन गण, शूल प्रशमन गण, शोणी स्थापन गण, प्रजा स्थापन गण, इतने बढ़िया वय स्थापन गण, कितना बढ़िया बढ़िया वहां पे बताया है। तो उसको हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए, चरक के महाकषाय। और आज के जमाने में लोग अगर नहीं ले रहे काढ़े वगैरह, तो उसकी गोलियां दे, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। काढ़ा देना ज्यादा अच्छा रहता है। हमारे जमदग्नि सर के क्लिनिक में आप जाके देखिएगा, सर ने चूरन फॉर्म में ज्यादा देते हैं कोई भी दवाइयाँ, और वो बोलते हैं काढ़ा बना के दो। वहां पे लोग कोई ये नहीं बोल सकते कि हम काढ़ा नहीं पियेंगे, कड़वा है, ये नहीं। फिर सर बोलते गेट आउट, काढ़ा पीना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास, हम लोग नए वैद्य हैं तो हमारे पास लोग आते हैं, कड़वा घी नहीं खाना, काढ़ा नहीं पीना, आप टैबलेट दो, ये दो, वो दो। सर के क्लिनिक में ऐसा नहीं है ना? आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग को काम आ रहा है क्या? अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सेशन बंद कर दूंगा, अगर सुनना है तो सुन भी सकते हैं, मैं और भी। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। सर ये जो हम षडंग पानी की बात कर रहे हैं, तो हम इसका काढ़ा ना भी बनाए तो हम इसको ऐसे जैसे सारी ड्रग्स लेके तो इसको चूर्ण बना के इसका तो हम लोग पानी में जैसे रात को वो करके जैसे वो हिम पान टाइप बनाते हैं, हिम वाला शीत वाला, तो उसको सुबह बस वही छान के और वो रख ले और वो भी पी सकते हैं हम लोग हाँ सारा। सही सही बताया आपने। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, ठीक है जी। उसको काढ़ा बना के भी अगर रात भर रख दिया, सुबह पिया, वो भी ठीक है। नहीं तो पानी में भिगो के रख दिया, वो पूरा दिन पिया, वो भी अच्छा। जी। ठीक है, तो मैं अभी का सेशन बंद कर दूं? आप लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं तो अभी बहुत देर जी मैंने सर, बोल जी दिया। सर। सर आप भी पौना घंटा बोल के थक गए होंगे। जी हाँ, सर। उससे पहले भी मैंने सर, कितना बोला। सर फिर मैंने पेशेंट को प्रणाम भी बहुत सर, एक ज्यादा डांटा है। छोटा सा प्रॉब्लम था। हेलो। हाँ हाँ, बताइए मैम, किसी थोड़ा को कुछ दिक्कत बोलना है है? नेटवर्क का। हाँ मनीषा मैडम, हेलो। आपका कल कुछ बात रह गया था। सर अभी भी रह जा रहा है, वो नेटवर्क का इतना ज्यादा इशू है यहाँ, बहुत परेशान है मैं। सेशन भी पूरा नहीं सुन पाती। एक पेशेंट थी सर, उसको हाँ प्रॉब्लम है, मैंने डाला निपल में। तो उसको स्रोत खुल नहीं रहा, वो एक पॉइंट है। उसको अच्छे से क्लीन नहीं किए थे वो लोग, और 2 महीने का हो गया बेबी। और वहाँ उसको बहुत पेन हो रहा। आई तो मैं थोड़ा सा स्टीम वगैरह करके और थोड़ा लेप की। और एकेटी के साथ मैं थोड़ा पंचतिक्त घृत गुगुल भी चलाई हूँ। पेन तो कम हो गया है, हाँ उसका दर्द भी कम हो गया है। और फ्लो हाँ। जो है उसका मिल्क का, वो रुक रुक के आ रहा सर। और वो वाइटिश है अच्छा, उसके ऊपर। तो वो समझ नहीं आ रहा हाँ कि क्या क्या करें उसके आगे। फिर मैं थोड़ा ठीक है। आप मुझे अभी सेशन बंद होने के बाद बताइए, मैं आपको दवाई बताता हूँ। फ्लो आने लगा उसका, नहीं तो वो फीड ही नहीं करा पा रही थी और बिल्कुल हार्ड हो गया था उसका इस जो स्तन है। जी। आगे क्या देना चाहिए सर? मैं बताता हूँ, आप मुझे ये सेशन बंद होने के बाद बताइए, मेरे को पेशेंट हाँ का जी, हाँ सारा जी। हेतु केस टेकिंग करके बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर।
ठीक है, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, आप मुझे कॉल करिए मैडम जी, ठीक है सर। मैं हाँ जी, बताता हाँ। हूँ। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, आप आराम करिए सर, बहुत सुबह से लगा हाँ थैंक ठीक है, यू, थैंक यू गुड नाइट सर, मैडम, गुड नाइट। गुड नाइट।